बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज एंटरप्रेन्योरशिप एमजीटी 602 के थीम नंबर 8 की। ये थीम टोटली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा एक सब्जेक्ट है। मेरे उसकी प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है मेरे चैनल पर। इस चैप्टर के अंदर हम पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट में डिस्कस होंगी। लेकिन जो स्टूडेंट किसी टॉपिक को वो डिटेल से देखना चाहे तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मौजूद है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप इसको डिटेल में सुन सकते हैं। ठीक है, खैर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले चीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। स्ट्रेटेजी कहते हैं, स्ट्रेटेजी इज एक्शन प्लान that synchronize the tangible and intangible sources and for achieving a set of target for superior performance। क्या कह रहा है वो कि ये सिंक्रोनाइजेशन है, कोलैबोरेशन है किसकी, टेंजिबल और इंटेंजिबल रिसोर्सेज के लिए। हम उनको अचीव करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन प्लान हम बनाते हैं ना, वो स्ट्रेटेजी कहलाती है। अब स्ट्रेटेजी नॉर्मली लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन प्लान होता है उसे स्ट्रेटेजी कहा जाता है। उन्हीं लॉन्ग टर्म गोल्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे शॉर्ट टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है, और उसके लिए हम फिर प्लानिंग करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टेंजिबल एंड इंटेंजिबल रिसोर्सेज। ये क्या है, मैनेजमेंट की ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के टेंजिबल और इंटेंजिबल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। किस लिए, हम उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के 3 फेज होते हैं। पहला स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, जिसमें स्ट्रेटजी बनाई जाती है, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, और फिर उसको इवैल्यूएट किया जाता है और कंट्रोलिंग की जाती है। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के मेन आइडियाज में टोटल हमारे पास 7 चीजें हैं। बिजनेस विजन मिशन है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, एनालाइज मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये सारी चीजें हमें आगे देखनी है, इसलिए हम आगे चलते हैं। दे जी, ये स्ट्रेटजिक पूरा प्रोसेस है, इसमें मैं आपको चीजें बता देता हूँ। ये सारी वो जो पीछे लिखी हुई थी। सबसे पहले हम अपना विजन और मिशन डिजाइन करते हैं। विजन क्या होता है, विजन कहते हैं जी हम इसको सिंपल से अल्फाज में समझ लें कि आप रोड पे खड़े हैं, एक प्लेन रोड पे, और आप देखते हैं कि आपकी नजर कहाँ तक जा रही है, वो आपका विजन है। यही चीज बिजनेस के अंदर होती है कि आप अपने आप को अगले साल, 2 साल, 5 साल तक कहाँ देख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आपका विजन है। उस विजन को अचीव करने के लिए आप अपने रूटीन वाइज जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपकी एम्प्लॉयज हैं, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये सारा चीज आपका मिशन होता है। ठीक है, कि किस मिशन पर किस तरतीब से आप चल रहे हैं। अब ये चीजें आपने बना ली, उसके बाद अब आप जो कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप सब अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं और थ्रेट्स होते हैं। अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें अवेल करनी है, और उन अपॉर्चुनिटीज के साथ कौन से थ्रेट्स हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं। साथ ही हम इंटरनल एनवायरनमेंट में देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। अब ये चारों चीजें जब देख लेते हैं हम, तो हम जाहिर सी बात है, हमें को अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को वेल कर लिए, हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद है, तो फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, और फिर उसके लिए एक्शन प्लान डिजाइन करते हैं। जब हम एक्शन प्लान बना चुके हैं, तो फिर हम उसकी इवैल्यूएशन देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि आया ये एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेबल भी है कि नहीं है। अगर तो वो इम्प्लीमेंटेबल है, उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और एट द एंड फिर हम उसे इवैल्यूएट करते हैं। अब देखिए 3 स्टेप प्रोसेस था, तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर ये सारा हिस्सा जो है ना, यहाँ तक कह लें, ये स्टडी फॉर्मुलेशन में आता है। ये 2 काम जो है ये इवैल्यूएशन भी इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मेशन में आता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन आ गई, और फिर इवैल्यूएशन आ गई। ठीक है, हम इसका देखें तो ये चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स बन रहे हैं। तो ये देखिए, ये सातों स्टेप्स हमारे पास मौजूद है। यही बात हमने पीछे करके आए थे। विजन, मिशन स्टेटमेंट आउटलाइंस द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ जी। गुड विजन और मिशन स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें कस्टमर ओरिएंटेशन, मार्केट, टेक्नोलॉजी, कंपैरेटिव एडवांटेज, इन सब बातों का हमें ख्याल रखना है। इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल मैंने कहा कि अगर डिटेल आपने पढ़नी है तो आप इसको मेरे दूसरे लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप उसको सुन सकते हैं। हाँ, इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ब्रिंग अनएनिमिटी ऑफ पर्पस, डायरेक्शन, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, किस तरतीब से कर रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं और किस तरह जाएंगे। प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन प्लान, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे जो हमें हेल्प करते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए।
हमारा प्रॉपर फोकस हो जाता है कि हमारे सोर्सेज को एलोकेट करने के लिए हम अपना कल्चर डेवलप करते हैं, अपनी डायरेक्शन सेट करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और यही चीज़ें फिर हमें मोटिवेट करती हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब आ रही है थी इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में 2 चीज़ें आपको बताई, एक हमारी होगी स्ट्रेंथ और दूसरी आ गई वीकनेस। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ आर पॉजिटिव इंटरनल फैक्टर्स दैट बिज़नेस वेंचर कैन यूज़ टू अचीव इट्स विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। हमारी वो स्ट्रॉन्ग चीज़ें, अगर हमारे पास फाइनेंस अच्छा खासा है तो वो हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे पास वर्कर्स बड़े काबिल हैं, ठीक है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। ये कई चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। इस तरह से आप वीकनेस में आ जाएँ कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हमारे पास वर्कर्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास डे टू डे ऑपरेशंस मीट करने के लिए इनफ कैश नहीं है, ये हमारी वीकनेस है। हमारी टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई है, ये हमारी वीकनेस है। जो स्ट्रेंथ होती है वही वीकनेस बनती है, वही स्ट्रेंथ बन जाती है। ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। अब हम इंटरनल ऑडिट करते कैसे हैं? एम आई क्लियर अबाउट माय डेस्टिनेशन? मुझे अपने मंजिल का पता है क्लियरली, मुझे अपनी स्किल्स का पता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपनी लिमिटेशन का पता है मैं क्या नहीं कर सकता, या कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, खैर चलें, जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी थी वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट बिज़नेस के अंदर का था, अब हम बिज़नेस से बाहर निकलते हैं। बिज़नेस से बाहर आ जाए, दरवाज़ा खोले, बिज़नेस के बाहर आ गए। अब बाहर आएँगे तो बाहर आके आपको कई तरह के थ्रेट्स मिलेंगे, कई तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। अब देखिए थ्रेट क्या है कि आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो मार्केट में लेके आ रहे हैं, उसके ऑलरेडी बड़े स्ट्रॉन्ग कंपीटिटर्स मौजूद हैं। ये एक अच्छा खासा थ्रेट है आपके लिए। लेकिन आपको मार्केट में कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र आई कि आप किसी नई प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करते हैं तो इस प्रोडक्ट की कंपटीशन मार्केट में नहीं है। एक अपॉर्च्युनिटी नज़र आई, आप उसी अपॉर्च्युनिटी को अवेल करते हैं, लेकिन उसका थ्रेट क्या है कि कोई और भी उसमें आ सकता है। ठीक है? तो इस तरह के छोटे-मोटे थ्रेट्स मौजूद होते हैं। जी, जब हमने इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट कर ली तो फिर हम आते हैं गोल सेटिंग पे। Goals क्या है? Goals the broad long range attribute that a business seeks to accomplish. Goals tend to general and sometimes even abstract. Goals नाम में जनरल भी होते हैं और स्पेसिफिक भी होते हैं, दोनों तरह से होते हैं। अब गोल कोई मिसाल ले लेते हैं, जिस तरह से हम कोक की बात कर लें, कोक का मार्केट शेयर पाकिस्तान के अंदर 45-46% है और पेप्सी का 49-50% है। तो कोक ने डिसाइड किया जी 2025 चल रहा है, 2030 तक अगले 5 सालों में मैंने अपना मार्केट शेयर हर हाल में 50 प्लस करना है। तो ये उसने एक गोल सेट कर लिया। अब उस गोल्स को वो महीने-महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल के ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करेगा। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएगा, ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा ताकि वो उसे में साथ-साथ अचीव करता रहे, ताकि वो 5 साल बाद अपने बनाए हुए गोल को अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक, प्रिसाइज़ एंड क्वांटिफाइबल प्लान फॉर परफॉर्मेंस एड्रेसिंग एरियाज सच एज़ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ। अब यहाँ पे देखें एरियाज ऑब्जेक्टिव्स में प्रोडक्ट डिजाइन, इनोवेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीजें हमारे एरियाज हैं जिनके हम ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट क्या हो? स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अग्रेसिव बट अटेनेबल। अग्रेसिव हो लेकिन इतने हो कि आप उसको हासिल कर सकें। रिजल्ट ओरिएंटेड हो, टाइम फ्रेम उनका डिसाइड हो कि इतने अरसे में ये गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। अब हमारे पास आ गया, हमने स्ट्रेटजीज बनाई तो हमने देखना है कौन सी स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट है जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जिस तरह आप देखें, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी इन विच एंटरप्रेन्योर्स स्ट्राइव टू बी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर रिलेटिव to its competitor in the industry. It involves mass production, quality compromise। क्या है कि आप कॉस्ट लीडरशिप हासिल करना चाह रहे हैं, आप कॉस्ट में लीडर बनना चाह रहे हैं, आप लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपको करना है कि आप मैस प्रोडक्शन करें, क्वालिटी पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लें ताकि आप कॉस्ट लीडरशिप। अब इसमें आप देख लें कि चाइना कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी पे चल रहा है। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा लूज रखता है, लेकिन वो मैसिव प्रोडक्शन करके अपनी कॉस्ट को बहुत कम कर लेता है। अब देखिए आप कुछ कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेने जाते हैं, फर्ज करें एक कारपेंटर जो है वो अपने लिए एक ड्रिल मशीन लेने जाता है, तो अगर उसे जापानी ड्रिल मशीन लेनी है तो हो सकता है वो उसे 25-30 हज़ार की मिले और वही चाह रहा है कि उसे 5,000 में मिल जाए। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। तो क्यों ये डिफरेंस है? क्योंकि चाइना कॉस्ट लीडरशिप हासिल कर गया, वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर गया। मैसिव प्रोडक्शन उसने की और अटेन द कॉस्ट लीडरशिप। फिर हमारे पास आता है
Differentiation strategy in which the entrepreneur seeks to build customer based on positioning its product or service in a unique and different fashion. डिफरेंशियल स्ट्रेटजी ये है कि आप एक डिफरेंट फैशन एक डिफरेंट स्टाइल में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं जिससे कस्टमर जो है वो यूनिकनेस एक मिल जाती है. Here the focus strategy where the entrepreneur select one or more narrow market segment जिसे निश्चय मार्केट कहते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर टारगेट पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर हिस्से को टारगेट कर लेते हैं. जिस तरह आप कह लें कि ये जो कुछ ब्रांड्स हैं डिजाइनर्स के तो वो चंद एलीट क्लास लोगों को ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मार्केट में दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनका फोकस मैसिव प्रोडक्शन या मैसिव सेलिंग नहीं है. उनका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टेबल रखना है. अब देखें ये जो है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिस तरह फरारी है या कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने कार जो है सिर्फ बिजनेसमैन को बड़े बिजनेसमैन को सेल करते हैं, आम बंदे को सेल नहीं करते. फिर आता है कंपैरेटिव एडवांटेज. कंपैरेटिव एडवांटेज होता है कि वो एक चीज जो कि आपको यूनिक बनाती है और आप उसका एडवांटेज ले रहे होते हैं. आप बाइक्स की बात कर लें कि पाकिस्तान के अंदर होंडा के पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से उसकी रीसेलिंग मार्केट बहुत अच्छी है. तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज है होंडा के पास. Is define the unique advantage over the competitors and entrepreneur gain by offering consumer greater value either in terms of cost or differential products whatsoever. सर्विस क्वालिटी अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, अपग्रेडेशन एंड सो ऑन. जी नेक्स्ट आता है जी माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस. अब ये थे कि ये थ्रेट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जिसमें 5 हमारे पास फोर्सेस आती हैं. इसमें सबसे पहले है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कि हमारे पास थ्रेट होता है कि को नया हमारा कंपेटिटर आ जाएगा और वो बड़े स्केल पे अगर आ गया तो हमें अच्छा खासा कम्पीट करेगा. आप गुजरावाला की बात कर लें, गुजरावाला में एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन हुआ जिसे इम्तियाज सुपर स्टोर. पहले उससे पहले राना उमर स्टोर था लेकिन उसके बाद वो भी छोटा था लेकिन इम्तियाज सुपर स्टोर जो है किम्स मॉल में ओपन हुआ. वो एक बड़े पैमाने पे उन्होंने तकरीबन हर चीज अपने स्टोर पे रखी. कपड़े कपड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ईच एंड एवरीथिंग कोशिश उन्होंने की कि हर तरह की चीज अपने स्टोर पे प्रोवाइड करें. फिर वो अकेला था पहले, उसके बाद उनकी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या हो गई कि अमीन शॉपिंग मॉल आ गया, उसके बाद रेनबो आ गया, फिर चेजअप आ गया, बहुत से शॉपिंग मॉल्स आ गए. तो ये एक नई एंट्रेंस का थ्रेट होता है. फिर द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. जब नई एंट्रेंस आ गई कंपेटिटर्स आपके हो गए उसके बाद बायर्स की बार्गेनिंग पावर आ जाती है. बायर कहता है जहाँ चीज सस्ती मिल रही है वहां से खरीदूंगा, मैं क्यों कहीं और से जाकर खरीदूं, मैं उसे क्यों खरीदूं जिसके पास ऑलरेडी खरीद रहा हूँ. तो कस्टमर्स भी ज़्यादा हैं, सप्लायर्स भी ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आपके कंपेटिटर्स जो हैं आपके लिए एक बार्गेनिंग पावर बायर की क्रिएट करते हैं. उसके बाद है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती है तो वो आपके लिए थ्रेट क्रिएट हो जाता है. जिस तरह कि आजकल वो चला हुआ है बाइकट चला हुआ है, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में शायद ही अवेलेबल हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स. तो उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का, लेकिन बाइकआउट की वजह से बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको अच्छा खासा थ्रेट क्रिएट हो गया कि जिस तरह का कोक पेप्सी की बात कर लें क्योंकि ये नॉमिनेटेड ब्रांड्स हैं. तो बहुत से लोगों ने इवन गांव साइड अगर आप विजिट करें तो अक्सर औकात लोग जो हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं. वो कोक पेप्सी यूज़ नहीं करते, वो नेक्स्ट कोला यूज़ कर लेंगे, गोरमे यूज़ कर लेंगे और जो कोई पाकिस्तानी ब्रांड है उसी को वो इस्तेमाल करेंगे. जिस तरह वो है मरी बरीज है एंड सो ऑन. फिर बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स आ जाती है कि आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपको कहते हैं जी अगर आपने प्रोडक्ट खरीदनी है ठीक है, नहीं तो मटीरियल खरीदना है मर्जी है आपकी, नहीं खरीदना आपकी मर्जी है. उसके बाद रिवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स. जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके दरमियान रिवलरी एक मुकाबलाबाजी शुरू हो जाए. तो ये 5 बेसिक थ्रेट्स होते हैं जो कि मौजूद है मार्केट के अंदर. अब आता है क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजीज. क्राइटेरिया क्या होगा कि हमें देखना है कि कंसिस्टेंसी. अ स्ट्रेटजी शुड नॉट प्रेजेंट इनकंसिस्टेंट गोल्स. स्ट्रेटजी ऐसे गोल जो इनकंसिस्टेंट हो उनके लिए नहीं बनाई जा सकती. कॉन्फिडेंस रेफर टू द नीड ऑफ स्ट्रेटजीज टू एग्जामिन सेट ऑफ ट्रेंड adaptive resources to the external environment. Feasibility physical human financial resources of the enterprise. ये इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारे पास फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरह से हैं, क्या जो स्ट्रेटजी हमने बनाई वो स्ट्रेटजीज इन लिहाज से हमें इम्प्लीमेंटेबल है, कौन कौन से हमें फ़ायदे मिल सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे नहीं मिल सकते. अब देखिए हम अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से रिव्यू कर रहे हैं कि हमारी रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, रिटर्न इक्विटी क्या है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्या है, मार्केट शेयर कहाँ तक है हमारा, डेट टू इक्विटी रेशियो हमारी क्या है. डेट टू इक्विटी रेशियो बेसिकली होती है कि हम डेट और इक्विटी को यानी कर्जे को और जो मालिक का सरमाया है उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं. अर्निंग्स पर शेयर है कि आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस पर आपकी अर्निंग क्या आएगी. ये फाइनेंस वालों को इसकी बात सही समझ आएगी.
उसके बाद आ जाएगा रेड ओशियन स्ट्रेटजी। रेड ओशियन स्ट्रेटजी, हाउ टू क्रिएट अनकंटेस्टेड मार्केट प्लेस एंड मेक द कंपटीशन इररेलेवेंट। आप ऐसी मार्केट या ऐसी प्रोडक्ट लेके आते हैं कि आप जो कंपटीशन है आप उसको इररेलेवेंट कर देते हैं, ऐसे ब्लू ओशन स्ट्रेटजी करते हैं। इसमें करना क्या है जी, एग्जिस्टिंग मार्केट में आपने compete करना है, बीट द कंपटीशन, एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट आ जाए जी, वैल्यू इनोवेशन, द कॉर्नरस्टोन ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। आप क्या आ गया, इनोवेशन आ गई जिसमें, बल्कि नहीं इसको छोड़े, आगे चलते हैं जी। जी जी, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है, इश्यू करते हैं जी। वैल्यू इनोवेशन में आ गया हमारे पास। अब देखिए ब्लू ओशन स्ट्रेटजी हमें क्या करना है कि हमें इस तरह की इनोवेशन लानी है, इस तरह की जिद्दत लेके आनी है। हमें अपनी प्राइस को कम करना है, अपने अच्छे फीचर्स देने हैं। ठीक है, ये अब वैल्यू इनोवेशन चाइना की मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा कि वो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी भी यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि वो बेशक मैस प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है, डिमांड से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट बना रहा है, ग्लोबली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा चुका है। प्राइस वार में बड़ा इन है कि उसकी प्राइसेस कम होती हैं, बेशक उसने प्रॉफिट मार्जिन कम रखे हुए हैं, लेकिन वो क्या है कि मार्केट में कम्पीट कर रहा है और कंपटीशन को रिमूव कर रहा है। जी, बाकी खैर से इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैंने बताया कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिसने इसको फर्दर स्टडी करना हो वो उस प्लेलिस्ट को स्टडी कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।